नाजरीन, हमारे वजीर ख़ारजा इसहाक डार चाइना में हैं और चाइना से कल उन्होंने 5 नुकाती एक एजेंडे का ऐलान किया है। जब वो चाइना जा रहे थे तो पूरी दुनिया की नज़रें उन पर थीं और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि वो इसहाक डार चाइना इसलिए जा रहे हैं कि वो चाइना को इन्वॉल्व करें। ये जो ईरान और यूएस के दरमियान एक डील होने वाली है और उसमें ईरान कह रहा है कि यूएस एक अनरिलायबल पार्टनर है जिसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, तो इसकी कोई गारंटी दे। पाकिस्तान चूँकि इस पूरे मामले में एक कमज़ोर फरीक है, पाकिस्तान की गारंटी शायद कोई इतनी अहमियत नहीं रखती, लेकिन चाइना की अहमियत रखती है। तो इसहाक डार साहब चाइना गए तो वो जो 5 नुकाती एजेंडा था उसमें कहीं ये तो नहीं था कि जी चाइना गारंटी देने को तैयार है और इस मुज़ाकरात में फरीक बनेगा, लेकिन लोग अब ये कह रहे हैं कि अगर इन 5 नुकात को गौर से पढ़ा जाए तो चाइना ने कहीं तौर पर यह भी नहीं लग रहा कि नो कहा हो कि मैं गारंटियर नहीं बनना चाहता। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुहेल बदर साहब। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। थैंक यू। डॉक्टर साहब, पहले ये बताएं कि चाइना का जो ट्रैक रिकॉर्ड रखते हुए और उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है और डिप्लोमेसी का आर्ट है, चाइना इसमें फरीक बनने को तैयार हो जाएगा कि मैं इस डील को इस तरह ब्रोकर कराऊं कि अमेरिका बाद में इस डील को तोड़े ना? देखें, चाइना जो है इस वक्त अपने वज़न के एतबार से अहम तरीन मुल्क है दुनिया का और सब मुल्कों का ट्रस्ट चाइना पे है। आपका सवाल ये है कि वो तैयार हुआ कि नहीं। शायद वो डायरेक्टली ऐलान ना करे कि मैं तैयार हूँ, मैं गारंटर बनता हूँ, इनके बाज़ाब्ता एलानिया गारंटी वो नहीं देगा। लेकिन चाइना का वेट इतना बड़ा है कि अगर वो प्रोसेस में भी इन्वॉल्व है तो उसके कहे या ना कहे वो एक तरह की गारंटी ही है। देखिए, चाइनीज इतने मोहतात हैं। अभी सदर ट्रंप का मई में चाइना का दौरा स्केड्यूल्ड है, अभी तक उसमें कोई चेंज नहीं हुआ और चाइना वाले अभी से ट्रंप से डिमांड कर रहे हैं कि जी आपने इधर जो इलामिया में, जो गुफ्तगू में, जॉइंट सिटिंग में जो कुछ कहना है ना, वो पहले से हमें लिख के दे। क्योंकि ट्रंप अक्सर आपको पता ही ऑफ ट्रैक हो जाता है और उसके ऑफ द कफ जो रिमार्क्स होते हैं, अभी आपने देखा पिछले दिनों वो जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे या जिसके साथ भी बैठे, यू नेवर नो के व्हाट इज ही अप टू। तो लेकिन चाइना वाले कह रहे हैं कि भाई आप हमें लिख के दें। लेकिन चाइना को 2-3 चीज़ें तो बड़ी क्लियरली पता है। नंबर एक, रिपब्लिकन पार्टी जो है बतौर पार्टी, जंग शुरू होने से पहले पार्टी की अक्सरियत जंग के खिलाफ नहीं थी। अब जो है, जो लेटेस्ट पोल है, 60-62% रिपब्लिकन्स जंग के खिलाफ हैं। डेमोक्रेट तो पहले ही हैं। अभी वो नो किंग्स की जो रैलीज निकली, जो ज़्यादातर उसमें डेमोक्रेट्स थे, तो लाखों के हिसाब से बंदे निकले अमेरिका के बहुत सारे शहरों में। तो वो टोटल किया जाए उन बंदों का तो वो मिलियंस में बन जाते हैं। लेकिन उसकी अपनी पार्टी जो है, इंक्लूडिंग द वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, वो जंग को ख़त्म करने के हक में है। उसको वो चाहते हैं कि अमेरिका इसमें से बाहर निकले। तो मुझे लगता ये है कि चाइना इस चीज़ को लेवरेज बना के इस तरह का सफारती दबाव डालेगा कि ट्रंप जो है वो ना सिर्फ ये है कि इस मामले को सुलझाने की तरफ लेके जाए, बल्कि उससे वो डिट्रैक भी ना हो सके। तो मेरा ख्याल है, मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी उम्मीद है कि ये जो भी प्रोसेस चल रहा है, जिसमें अभी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा वहाँ गए हैं और चाइना बिहाइंड द सीन है और किसी किस्म की वो कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा, कोई गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उसका प्रोसेस में मौजूद होना और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो डोमेस्टिक जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट समेत उनकी पार्टी की अक्सरियत जो है वो उनसे मुत्तफिक नहीं है, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये जो है इसका मंतकी इंजाम जो है वो कुछ सीज़ फायर की तरफ पहुंचेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अमेरिका ट्रंप की जो अपनी डोमेस्टिक पोजीशन है वो कमज़ोर है इस जंग की वजह से, और जंग इनफैक्ट जंग शुरू होने से पहले ऐसे हालात नहीं थे, जब जंग होने के बाद हो गए कि स्ट्रेट ऑफ हार्मज़
बंद हो गई। ईरान की जो ऑयल की जो सेल है वो दुनिया भर में हो रही है और बड़े धड़ल्ले से हो रही है। साथ साथ कभी जो आम हालात में ट्रंप ने नेटो वालों को दबाया हुआ था, लेकिन अब वो सारे एक एक करके खिलाफ खड़े हो गए उसके। फ्रांस ने अपनी एयर स्पेस देने से ऐलान कर दिया। पहले स्पेन उठा, फिर फ्रांस उठाए, अब इटली उठाए और दूसरे सारे ममालिक बाई एंड बाई वो सामने खोल के आ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि एक कमज़ोर ट्रंप जब चाइना से बात करेगा तो चाइना उस पर हावी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली मेरा कहने का यही मतलब है। और अगर ट्रंप की एक जाती उसकी शख्सियत की एक प्रॉब्लम है कि वो उसको खुद नहीं याद होता कि मैंने सुबह क्या कहा था और शाम को और दोपहर को क्या कहा था, क्योंकि एक दिन में उसके बयान 3 डिफरेंट तरह के होते हैं, बदलते रहते हैं। शायद वो या तो उसको डिमेंशिया हो गया है या बड़बोला बहुत ज़्यादा है या जो भी उसका बट प्रॉब्लम है। बोला क्या है, क्योंकि जब वो बोलता है तो काफ़ी सारे जो फैक्ट्स हैं वो उसकी फिंगर टिप्स पे होते हैं। और वो बोलते हुए कभी उसको आपने देखा होगा कि कभी वो वफलिंग नहीं करता और वो बिल्कुल ऐसे फ्लुएंट जाता है कि उसकी बात ये नहीं है कि उसको पता नहीं होता। वो कुछ कहते हैं कि जी वो मार्केट्स को मैनिपुलेट करने के लिए अपनी जो है स्टेटमेंट्स चेंज करता रहता है। दूसरा जो मेरा ज़ाती ख्याल है कि ट्रंप खुद ज़ाती तौर पर एंटी वार है, वो डील मेकर है। वो थ्रेट करता है, ट्रेड की धमकी देता है, टैरिफ की धमकी देता है। जंग पे मुझे लगता है कि उसको उसका वो जो दामाद है जेडी कृष्णर और ये जो है हैशटैग ये जो वजी उनका है वार सेक्रेटरी और दूसरे, इन्होंने ना पकड़ के इसको धकेला है। एक रिलेक्टेंट ट्रंप मुझे नज़र आता है। और जेडी वेंस वो एंटी वार इस वजह से है क्योंकि वो खुद को अगला इसका सक्सेसर के तौर पे देखता है। तो वो कहता है कि जी हमारी रेटिंग इतनी ना गिरे कि जिसकी वजह से हम ये जंग की वजह से अगला इलेक्शन हार जाए। तो ट्रंप तो एट द एंड यही चाहेगा कि जंग बंद हो जाए, ये उसके लिए यूक्रेन न बन जाए। हाँ नहीं बिल्कुल, वो क्या कहते हैं इसी तरफ जा रहे हैं। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ का खतरा है कि कहीं डेस्परेशन में इसराइल जो है नेतन्याहू वो ईरान पर कोई एटमी हमला ना करे। अगर वो फर्ज करें कि अल्लाह ना करे कि ऐसी बात, अगर ये नहीं होती तो मंतकी अंजाम इस जंग का जो है वो उससे चीन भी मुतमईन होगा और क्या कहते हैं ईरान भी मुतमईन होगा, ओवरऑल सारा ठीक होगा। इसमें जो कैजुअलिटीज़ होंगी वो छोटी रियासतों की होंगी जो गल्फ में है, बहरीन वगैरह जो है, क्योंकि वो उनका साइज़ और उनकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो इसको सस्टेन कर सकें। जो इस रीजन के 5 बड़े ममालिक हैं जिसमें सऊदी अरब है, टर्की है, इजिप्ट है, ईरान है और पाकिस्तान है, वो उनको कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि ईरान में एक तबाही हो रही है ना, बमबारी हो रही है, बिल्डिंगें तबाह हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, कई 100 स्कूल तबाह हो चुके हैं, यूनिवर्सिटियाँ तबाह हो चुकी हैं, एक तबाही का मंजर है बिकॉज ऑफ बम्बार्डमेंट। वो ईरान की एक तो हिस्ट्री भी है, जब ईरान इराक वॉर हुई थी उस वक्त भी लाखों ईरानी जो थे वो शहीद हुए थे। दूसरी बात है कि जंग के बाद जो रीबिल्डिंग का फिनोमेना है ईरान का, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। वो बहुत क्विकली दुनिया देखेगी कि उन्होंने सारी चीज़ें दोबारा उसी तरह से रीबिल्ड कर ली हैं। लेकिन ईरान इतना बड़ा बेनिफिशियरी, अगर ये मामला आज इसी तरह एज इट इज़ क्लोज हो जाए तो जंग से पहले तो ईरान टोल नहीं ले रहा था हॉर्मुज़ का, या वो उसकी लेजिटिमेसी नहीं थी कि वो उस कंट्रोल कर रहा था हॉर्मुज़ को। लेकिन अगर आज एज इट इज़ बंद हो जाता है तो ईरान तो हॉर्मुज़ को कंट्रोल कर रहा होगा। तो मेरा ख्याल है कि कंट्रोल वाइज ईरान ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं 5 स्टेट्स जो है ना सर्वाइव करेंगी और शायद इनका कोई एक्सेस भी आपस में बन जाए। जो हमने देखा अभी 4 मुल्क जिनके आपने नाम लिया उनमें 4 मुल्क तो इकट्ठे थे, सिर्फ ईरान नहीं था। हालांकि ईरान को भी बुला लेना चाहिए था अगर ये कोई इस तरह का एजेंडा था, लेकिन वो इस वक्त क्योंकि ज़रा सऊदी अरब और ईरान एक क्लैश पॉइंट पे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि आगे शायद, या हमारी तवक्को है कि आगे मिल के एक ये अलायंस की सूरत में आ। मेरा कहने का मतलब ये था कि इनकी जो साइज है, इकोनॉमी है, स्ट्रेंथ है, वो इतनी है कि वो जंग से तबाह नहीं होंगे, चाहे वो एलाइज हों या वो मुखालिफ हों। तो 4 तो जिस तरह आपने कहा कि टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब और इजिप्ट, ये तो एलाइज हो सकते हैं। अगर ईरान इनका मुखालिफ भी है तो मैं ये कहने का मेरा मतलब है कि ईरान जो है वो फिर भी सरवाइव करेगा। ईरान को कुछ भी नहीं होगा। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है। अच्छा, छोटी रियासतों का क्या मुस्तकबिल होगा?
अच्छा, छोटी रियासतों का भी जो मुस्तकबिल है ना, उसमें भी वो थोड़ा सा उसमें फ़र्क है। उसमें इस तरह से फ़र्क ये है कि उसमें से दो मुल्क ऐसे हैं जो डिप्लोमेटिकली बड़े कनेक्टेड हैं दुनिया के साथ और चलते हैं, दुनिया के साथ चलते हैं। एक कतर है और एक ओमान है। तो वो भी सर्वाइव करेंगे बिकॉज ऑफ देयर हाई डिप्लोमेसी एंड हाई कॉन्टैक्ट्स। सिर्फ जो प्रॉब्लम रह जाता है वो रह जाता है यूएई का और बहरैन का। ये दोनों प्रॉब्लम में आएंगे, खासतौर पे बहरैन बहुत ही छोटा है। उस पर एक ईरान का एक अखलाकी दावा भी है, आप उसको लेजिटिमेट क्लेम कह लें, कि आज से 250 साल पहले तक वो ईरान का हिस्सा था। उस पर अरबों ने कब्जा कर लिया तो वो ईरान से अलग हो गया, वरना वो हिस्टोरिकली ईरान का हिस्सा था। जो यूएई है, यूएई जो है ये इसके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इस जंग से हट के भी इसके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। कई जगह पे वो इन्वॉल्व है, यमन में इन्वॉल्व है, सूडान, सोमालिया, हर जगह इन्वॉल्व है। इवन कई लोग वो इनफैक्ट वो सऊदी अरब के बराबर आने की कोशिश करता है। तो इसलिए यूएई जो है ना, मुझे लगता है कि कम से कम अगर वो सरवाइव कर भी गया तो वो जो एक एज ए रोक स्टेट अपना रोल प्ले कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। कुवैत का वो आप भूल गए। हाँ, कुवैत को भी मैं छोटों में ही गिनता हूँ। कुवैत भी जो है ना, वो भी हिस्टोरिकली इराक का हिस्सा था, इसीलिए सद्दाम हुसैन ने कब्जा किया था। और कुवैत में भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। कुवैत, बहरैन और यूएई को मैं एक सफ में डालता हूँ क्योंकि वो डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग नहीं है। कतर और ओमान को मैं दूसरी सफ में डालता हूँ इन 5 छोटों में, क्योंकि वो डिप्लोमेटिकली बड़े कनेक्टेड और स्ट्रांग है। 2 और मुल्क रह गए, 2-3, वो पहले ही वॉर में है, तो वो उसका इस मौजूदा वार से ताल्लुक नहीं, वो पहले से ही सालों से वॉर में, वो बदस्तूर वॉर में रहेंगे, इराक, सीरिया वगैरह। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, इस जंग के बाद आप देखते हैं कि कोई एक और राउंड भी होगा जंग का, या बस ये आखिरी जंग है इसके में? क्योंकि ईरान का हमसाया अफगानिस्तान, तो उसको जंग में धकेला गया, 20 साल जंग। इराक पे जंग मुसल्लत की गई जिसमें लाखों लोग मारे गए और अभी तक वो अदम इस्तेकाम। दरमियान में बचा था ईरान, ईरान को भी अब उन्होंने मिलियनेट कर दिया। इसके बाद कोई और राउंड भी होगा जिसमें कभी वो कहते हैं पाकिस्तान को मार किया हुआ है या टर्की को मार किया हुआ है? हाँ, इस तरह की काफ़ी, मतलब मैं देखता रहता हूँ, लोगों के ख्यालात हैं। मेरा जो ज़ाती ख्याल है वो इससे डिफरेंट है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान, टर्की वगैरह जो हैं, दे आर सेफ। और हो सकता है कि बाद जो है वो मतलब है ये सारे एक बड़े ब्लॉक की तरफ चली जाए, और हो सकता है कि कुछ ममालिक जो हैं वो अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल हो जाएं, तो वो बात शायद उस तरफ चली जाए। नाजरीन, हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।